नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़रा ने एक प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए जो पार्शल लॉकडाउन हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें मज़ीद 14 दिन का इजाफ़ा किया। उसे 14 अप्रैल तक इन डेडलाइंस में, इन पार्शल जो लॉकडाउन हैं इसमें उन्होंने इजाफ़ा किया। ये इसके बावजूद हुआ कि जब एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की, कौम से उन्होंने ख़िताब किया इस हवाले से, तो उन्होंने ये इंदिया दिया था कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत लॉकडाउन्स की जो नेगेटिव रेपरकशंस हैं, जो असरात हो रहे हैं, उससे बहुत परेशान है। आवाम को बहुत ज़्यादा और बिज़नेस को बहुत मुश्किलात जो हैं उससे बिज़नेस दो चार है और उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अब लॉकडाउन जो है वो बढ़े हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिसी मेकिंग सर्कल का, वफाकी हुकूमत का, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी का, जो ये समझते हैं कि लॉकडाउन्स पार्शल होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस में कमी होनी चाहिए, ख़तरात जो हैं वो बहुत हद तक खौफ और पैनिक की शक्ल में एग्जैजरेट हो गए हैं। दूसरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे अपोजिशन प्लीड करती है, जिसके साथ पाकिस्तान की हेल्थ कम्युनिटी खड़ी है, बहुत से पब्लिक फिगर खड़े हैं, बहुत से लोग मीडिया में खड़े हैं, जो ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था और लॉकडाउन इंडेफिनेटली उस वक्त तक जारी रहें जब तक कि कोरोना का ख़तरा जो है वो ख़त्म नहीं होता। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वे फॉरवर्ड और दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मुझे एक बहुत भरपूर पैनल मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के बराए माशी अमूर। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मियाँ अंजुम निसार साहब, जो कि सदर हैं FPPCC के, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मियाँ मोहम्मद अली ख़ान साहब, जो कि इंटरनेशनल बैंकर हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से वाबस्ता रहे हैं। उन्होंने अभी इसके हवाले से एक बहुत ही धांसू बड़ा एक ज़ोरदार पीस भी लिखा है कि कैसे ग्लोबल इकॉनमी कोरोना से मुतासर हो रही है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, जो कि माहिर माशी अमूर भी हैं, साबिक वज़ीर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्स के जनाब अकील करीम देदी साहब, जो कि चेयरमैन है AKD ग्रुप के और बहुत ही वेल नोन इकनॉमिक कमेंटेटर हैं। A very warm welcome to all my people. अकील करीम देदी साहब, अगर मैं आपसे बात शुरू करूं, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू में आप कहाँ खड़े हैं? एक वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू कि खौफ ज़्यादा है, लॉकडाउन्स के असरात जो हैं वो भी नेगेटिव हैं, हुकूमत को चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। जो उन्होंने तकरीर की उसमें क्लियरली लगता था कि वो समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकते, पार्शल ही चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से मीडिया फिगर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, चीफ मिनिस्टर सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉकडाउन अगर पहले कर देते तो ऐसे हालात ना होते। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप बात कह रहे हैं सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो लॉकडाउन करने के बाद की सिचुएशन है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी वजूहत ये है कि आप सब्जी मार्केट में जाएं तो उधर लॉकडाउन आपको महसूस नहीं होगा। आप जनरल स्टोर में चले जाएं, उधर भी भीड़ लगी हुई है, हंगामा हो रहा है। अगर कोई राशन बांटने जाता है उधर भी हंगामा हो रहा है, सिचुएशन बैड है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पाकिस्तान में कितने लोगों के पास घर है जो लॉकडाउन हो सकते हैं? पहले तो ये बताएं। मैं ये समझता हूँ जो गरीब लोग रहते, एक एक रूम में 6-6 लोग बेचारे सोते हैं, तो लॉकडाउन का तो सबसे ज्यादा जो घर के अंदर बैठा है उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो रूम 10 बाय 10 का होता नहीं है, उसमें 6 लोग बेचारे सोते हैं। तो हमें पाकिस्तान के सिनेरियो में हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये लॉकडाउन हमें बेनिफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप सब्जी मंडी चले जाए, कितनी बुरी सिचुएशन है। देखिए, हमें इसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला लाना होगा। लेकिन ये आप अजीब बात कर रहे हैं। हमें तो चीफ मिनिस्टर सिंध से पता चल रहा है कि करियाना स्टोर वगैरह का सिंध और पंजाब में वक्त और कम कर दिया गया है, जो पहले सुबह 9 से 8 बजे तक था। है ना भाई, पहली बात सुन ले, ये कम टाइम देना ही गलत है ना, उसकी वजह से वहाँ हंगामा हो जाता है ना, वहाँ लोग घुस जाते हैं। ठीक, उसको तो 24 आवर्स ओपन रखे, आप फार्मेसी को 24 घंटे ओपन रखे ताकि रश डिवाइड हो। मुझे आपकी बात समझ आती है, आई कैन अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं। डॉक्टर जुबैर खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए डॉक्टर मुईज, ये इस चीज को साइंटिफिकली देखना है, ये राय की बात नहीं है। आप ये याद रखिए कि ये जो जैसी एपिडेमिक फैल रहा है उसके मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात और मुल्कों ने लिए हैं, जिनको कामयाबी हुई है वो भी सामने है, जो फेल हो रहे हैं वो भी सामने है। कोरिया का, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल बहुत ही सक्सेसफुल है और ये सब चीजें हैं। ये आपने इस वक्त जो पाकिस्तान में जगह जगह हो रहा है कि जहां पर ये सामने आता है उसको आप सर्कल करते हैं, वहां पर उसको लोकली कंटेन करते हैं।
तो वो वहां करता। अभी पाकिस्तान में पूरे मुल्क में इस वक्त 2000 के करीब कुल केसेस हैं। उस पर आपने 20 करोड़ अवाम की जिंदगी को आप जब बंद कर रहे हो तो आप वक्त कबल अज वक्त आप वो पाबंदी ला रहे हो जो खुदा ना खास्ता आज से 6 महीने बाद लगानी पड़े, जब ये वबा ऐसी फैल जाए कि लाखों लोगों को आपको इन्फेक्शन हो गई हो। इस वक्त तो आप लिमिटेड कंटेनमेंट करें, जहां जहां हो रहा है, जिस इलाके में हो रहा है, जिस मोहल्ले में हो रहा है, उनको कंटेन करें, वहां पर बंदिश लगाए ताकि बाकी मईशत अपना काम करती रहे और उनके ऊपर वो इक्तिसादी बोझ ना आए, वो नरिशमेंट का वो बोझ ना आए गरीबों पर, जिससे वो इतने कमजोर हो जाएं कि वो फिर वायरस का मुकाबला ना कर सके। देखिए जनाब, ये बड़ी साइंटिफिक काम है। ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो इस वक्त पार्टीज ने ली हुई है, मुझे इस पर जरा रंज होता है कि उन्होंने कोई दलाइल सामने नहीं पेश किए कि किसी और मुल्क की क्या वो है। लॉकडाउन भाई इसको समझें आप कि जो अभी अब्दुल करीम डेडी ने कहा, मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए हम तो फार्म्स पर है, आजकल हमारी कटाई हो रही है, उसकी ये सरसों की कटाई हो रही है, कनोला की हो रही है, वहां पर 20 बंदे लगे हुए। मैंने मैनेजर को कहा ये क्या कर रहे हो, कहता फिर क्या करें, फसल खड़ी छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, सबको हमने मास्क पहनाया, चेकोस्लोवाकिया ने सबको मास्क पहनाया, पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं किया। आप सबको मास्क पहनाएं, ये लॉकडाउन के बराबर है। न वो अपने जरासीम किसी को दे सकता है, न औरों के उसको आते हैं। हाथ भी धोएं, डिस्टेंसिंग भी करें, मास्क पहनाएं, और ये मेडिकल मास्क की जरूरत नहीं है, घर का बना हुआ मास्क इसी के ऊपर कोई भी। देखिए आप अपने प्रोग्राम्स को यूज करें, इसके लिए सब मास्क पहने। मियां अंजुम निसार साहब, आप इस पोजीशन में कहां खड़े हैं? आपको लगता है कि लॉकडाउन नुकसानदेह है या लॉकडाउन जो है वो फायदा दे रहे हैं? एक्चुअली ये बड़ा एक टफ सी सिचुएशन डेवलप हो गई है हमारे मुल्क में, क्योंकि बेसिकली हमारे पास डाटा है नहीं, इदारों ने काम नहीं किया, हमारे पास डाटा नहीं है। एक डाटा जो हमारे पास इस वक्त थोड़ा बहुत मौजूद है, जिसको आप कह सकते हैं कि राशनिंग आप कर सकते हैं उन लोगों के जिनके जो बिजली के जो बिल आते हैं वो 300 किलोवाट से कम आते हैं माहाना। इट मीन्स कि उनको आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ये वो लोग हैं जो मौशी तौर पे जिनकी आमदन कम है और इनको राशन सप्लाई करना है। बाकी तो चलो अपना कुछ ना कुछ सिलसिला कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, वो भी परेशान होंगे। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जो दुनिया में एक सिनेरियो इस वक्त अडॉप्ट हो गया है और कुछ ममालिक इसमें कामयाब हुए हैं और कुछ ममालिक ने इसको लाइट लिया, और आज ये उनके लिए डिस्पाइट कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बड़ी एडवांस हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक दफ़ा इसको सख्ती से इस पर अमल किया जाना चाहिए। लॉकडाउन तो क्या करना चाहिए? लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने किसी इदारा हमने कोई बनने ही नहीं दिया। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि एक हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी एक मतलब रिक्वेस्ट की है, लेकिन कि इसको अगर आप बेस करके, पंजाब ने, बलोचिस्तान ने तो लॉकडाउन किया हुआ है ना मुकम्मल। जी लॉकडाउन नहीं है जिसको लॉकडाउन कहा जा सके, वो लॉकडाउन नहीं है। रीज़न बिहाइंड ये है कि आप देखें लॉकडाउन से क्या चाहते हैं, जहाँ राशन लॉकडाउन से क्या तस्वर है आपका? कोई बंदा नजर ना आए कहीं पे सड़क पे? देखें एक मतलब तरीक़ेकार तो यही है जो वुहान में जिस तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल किया गया है, अगर तो वो क्योंकि खुदा न खास्ता ये ज़्यादा फैल गया तो ये हमारा सिस्टम उसको संभाल नहीं पाएगा, फिर शायद हम इस वक्त को रो रहे हों। तो ज़रूरत इस अमर की एक दफ़ा सख्ती से इस पर अमल पैरा हों, और वो जो डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है जो कम आमदन वाले हैं उनको राशन पहुंचाएं। बिजली के जो मीटर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जिनके नंबर ऑफ़ जो यूनिट्स जो कम से कम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि पावर्टी लेवल के नीचे हैं और उनके बिजली के रेट्स कभी हम नहीं बढ़ाते पॉलिटिकली भी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक इस वक्त मेथड जो है उसको अपनाना चाहिए ताकि ये जो वबा है मज़ीद ना फैले। हो ये रहा है कि सूबा और आपका जो फेडरल गवर्नमेंट है ये दोनों एक पेज पे नहीं है इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन यही ज़रा मेरे पास रुके। इससे पहले कि मैं मीर मोहम्मद अली खान साहब की तरफ जाऊं और इसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी ले लूं, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ आता हूं जो मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के फॉर इकनॉमिक अफेयर्स। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये शिकायत मुसलसल लोग दोहराते हैं बात अपने कॉमेंट्स में, अपने आर्गूमेंट्स में, कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो एक पेज पे नहीं है। सो मच सो कि पंजाब की हुकूमत जो PTI की है और बलोचिस्तान जहाँ पे कोएलिशन एलाइज हैं वो भी वफाक के साथ एक पेज पे नहीं।
नहीं, आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। असल में ये एक सिचुएशन ऐसी है जो आपको डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट चल रही है। और आप अगर पंजाब में भी देखें तो लॉकडाउन खासी हद तक आपकी सड़कें जो हैं वो खाली हैं, 90% तो आपका लॉकडाउन है। लेकिन आपने कोई सप्लाई चेन को चालू भी रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो फूड सप्लाई चेन है वो तो चलेगी, उसके बगैर आप कितनी देर लॉकडाउन में बैठेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि शॉर्टेजेस जो हैं लोकली आ रही हैं, सो आपने वो उसको लगाना है सप्लाई चेन को। सो आई वुड से कि एक स्मार्ट लॉकडाउन होने की जरूरत है जिसमें आप आइसोलेशन करें, और जैसे जुबैर ने कहा मास्क भी होने चाहिए। और आई थिंक कि हमें भी जल्दी अपनी फैक्ट्रियां भी खोलनी पड़ेंगी, लेकिन फैक्ट्रियों को खोलने से पहले मजदूरों का टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो मजदूर काम पे आएंगे उसको कोरोना फ्री होना पड़ेगा। सो आपका टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है इसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे सर अगर आप कमेंट कर दें कि जो अकील करीम देदी साहब ने कहा, अकील करीम देदी साहब ने जो ये कहा कि जो यूटिलिटी स्टोर है, जो करियाने की दुकान है, जो केमिस्ट की शॉप है, जो जनरल स्टोर है ग्रॉसरी का, उसको अगर 24 घंटे खोल देते तो फिर उस पर वो जो प्रेशर पड़ता है, कम आवर्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, उसको 24 घंटे खोल देते, वो नहीं हो सकता था? आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये खुले रहें, क्योंकि आपने अगर उनका टाइम पीरियड कम किया तो वहां लाइनें लग जाएंगी। सो आपने लाइनों को अवॉइड करना है। सो आई थिंक कि फूड सप्लाई चेन जो है और फार्मास्यूटिकल की जो सप्लाई चेन है उसको तो आप किसी हालत तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको बल्कि बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि शॉर्टेजेस ना हो। अगर शॉर्टेज होगी तो फिर एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी और उससे लोग होर्डिंग की तरफ भी जाएंगे और बाकी आपको पता है अनरेस्ट होगा। सो आई थिंक कि फूड चेन को तो बिल्कुल 24 घंटे होना चाहिए। और उसके साथ साथ अब वक्त आ गया कि ग्राउंड अप भी हम बात करें ना। ग्राउंड पे जिन मोहल्लों में इस वक्त खाना नहीं पहुंच रहा या जिन मोहल्लों में जो आपकी सप्लाई चेन नहीं है वहां पे आपने वो पहुंचानी है, आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ये निज़ाम जो है इसको जल्दी से जल्दी हमें फाल करना पड़ेगा और लोकल लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, मस्जिद लेवल पे आपको एक सप्लाई चेन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोग भूख से ना मरे और उनको राशन मिलता जाए। सिमिलरली आपको पता है कि ये सप्लाई चेन जो है ना सर, मोहल्ले की जो गली मोहल्ले की सप्लाई चेन है, इसके हवाले से मेरे पास एक सजेशन भी है, मैं आपसे उसको मजीद डिस्कस करूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले मैं मीर मोहम्मद अली खान साहब को लेना चाहता हूं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, फाइनेंस की एक पर्सनैलिटी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से भी ताल्लुक़ रहा है, बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक पीस भी लिखा है जिसे मैंने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इम्पैक्ट की बात की है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपका ये एनालिसिस है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट मईशत पे और इकॉनमी पे है वो इससे पहले के जो चंद क्राइसिस आए हैं, जैसे 2008 का क्राइसिस है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। क्यों इसकी वजह है और पाकिस्तान पे इसका क्या इफेक्ट है? थैंक यू मोहित। देखें, 2008 हुआ था वो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वजह से हुआ था, सब प्राइम मॉर्गेज, और इट वाज अ शॉक कि एक दिन ही हुआ था, जिसकी वजह से एक पैंडेमिक नहीं फैला था, एक फाइनेंशियल कंटेजन फैला था। इस वक्त जो हो रहा है वो एक ब्लीडिंग सिचुएशन है। $90 ट्रिलियन की वर्ल्ड की जीडीपी इज ऑलरेडी लॉस्ट $4 ट्रिलियन इन 3 months। उसके बाद आप हर जगह देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैरी अ बजट डेफिसिट। तो वो वैसे ही उनके पास पैसे नहीं है और उसके बावजूद वो अपने बजट से पैसे निकाल के इस चीज से फाइट कर रहे हैं। अमेरिका बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी, अमेरिका के सब में बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त है, लोग कहते हैं कि नेशनल डेट है उनका जो $23 ट्रिलियन का है, नेशनल डेट तो गवर्नमेंट के हवाले है। उससे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो $15.8 ट्रिलियन के उनके मॉर्गेजेस हैं, जिसमें कमर्शियल भी है, फार्म भी है, होम लोन्स भी है। कल हफ्ते की जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है वो 3.2 मिलियन पीपल हैव फाइल्ड फॉर जॉबलेसनेस। कल रात को लुइसियाना के फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है उन्होंने ये कहा है कि 47 मिलियन अमेरिकन विल बी फाइलिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। 47 मिलियन people will not be able to pay their mortgages। $15.8 ट्रिलियन को ऐड कीजिए $23 ट्रिलियन के साथ, एक ये कंटेजन है। आप यूरोप की तरफ आ जाइए, यूरोप की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड जीडीपी की 20% है, उसमें सब में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो जर्मनी है।
Germany is one of our largest importers and we are the exporters. हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर? लिनन, टावल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन चीजों की कमी ड्रास्टिकली आ गई है कि ये जिसको हम सप्लाई करते हैं वो हॉल्ट पे आ गई, जिसकी वजह से अभी तो हम जो भी फिगर्स देख रहे हैं वो से मार्च तक के थे। अब जनवरी में तो ये कंटेजन नहीं था, फरवरी में हम का मतलब पूरी दुनिया जागना शुरू हुए, मार्च में हम उछल रहे हैं कि ये क्या हो। ठीक, अब जो फिगर्स आएंगी, खान साहब मेरे साथ रहिए, खान साहब मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बेसिकली तौर पर मीर मोहम्मद अली खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट करता है, बड़ी बेड शीट्स करता है, लिनन करता है, कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, और ये एसेंशियल आइटम्स नहीं हैं। सो जो इस किस्म का बहरान वहाँ पे खड़ा हो रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को रिकवर करते हुए बहुत ज़्यादा देर लग सकती है और इससे एक बहुत बड़ा माशी बहरान जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो सकता है। तो फिर करना क्या होगा, इस पे ओपिनियन लेते हैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स की आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तो बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान को करना क्या होगा, बिकॉज बहुत ही मुश्किल किस्म की सूरत हाल है। एक तरफ मसलसल हुकूमत के ऊपर दबाव है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है, पीछे नहीं हट रहा कि मज़ीद लॉकडाउन्स की ज़रूरत है, लॉकडाउन्स को एक्सटेंड करना होगा। आज ही हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने नाना करते करते भी लॉकडाउन में जो उनकी पार्शल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पार्शल लॉकडाउन है, उसमें मज़ीद 2 हफ्ते का 14 दिन का उन्होंने इजाफा किया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, पहले भी मुश्किल थी, उससे ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है सूरत हाल। अकील करीम देदी साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों में डॉलर 155 रुपये से 167 रुपये, ऑलमोस्ट 167, यानी 11 या 12 रुपये का डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। बहुत से लोग समझते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ थी हॉट मनी की, और जब हॉट मनी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, 1.8 बिलियन गालबन निकल गया है, वो हॉट मनी अपने लिए डॉलर ढूंढता है, उसको मार्केट में डॉलर मिलता नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हॉट मनी फिर अल्टीमेटली एक डिजास्टर साबित हुई। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप पीछे जाएं कि आपका डॉलर बढ़ना कब शुरू हुआ है, तो डॉलर लास्ट थर्सडे को जंप किया है। उन दिनों में इंटर बैंक में टोटल $60 मिलियन का काम हुआ था, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से आपका मनी चेंजर बंद पड़ा हुआ है, उसकी सप्लाई रुक गई है, और वो सप्लाई रुकने की वजह से, जो कि उमूमन इंटर बैंक में वॉल्यूम $250-300 मिलियन का रेगुलर होता है, लेकिन उस दिन सिर्फ $60 मिलियन का वॉल्यूम था, उसमें कोई हॉट मनी वापस नहीं गई। इसके बाद जुम्मे वाले दिन में मेरे ख्याल से $180 मिलियन की टर्नओवर था, उसमें कोई आपकी ऑयल की पेमेंट थी और उसमें $10 मिलियन विड्रॉ हुई थी हॉट मनी। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन में स्टेट बैंक को भी इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है। अगर स्टेट बैंक हर पेमेंट को इंटर बैंक में लेने जाएगी तो डेफिनेट पैनिक होगा। और दूसरी बात आप ये देखें कि बैंकर जो बिड एंड आस्क दे रहे थे वो 3-3 रुपए फर्क में दे रहे थे। तो ये जो सिचुएशन उमूमन इसको हैंडल किया जाता है कि 3 रुपए का डिफरेंस बाय सेल में नहीं होता, 4 आना होता है, 8 आना। लेकिन सर मैंने तो अभी चेक किया है, मैंने किसी से चेक किया है कि अभी भी बैंक्स जो हैं वो अगर डॉलर खरीदते हैं तो 156 का खरीद रहे हैं, जबकि मार्केट में डॉलर अगर खरीदने जाएं आप तो आपको 166 या 167 का मिलता है। तो बैंक्स उस पर बेतहाशा पैसे कमा रहे। चंद दिन पहले तो जब नहीं मिल रहा था डॉलर तो बैंक 148 का खरीद रहे थे लोगों से। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो अलग है, वो तो मनी चेंजर के थ्रू ज्यादा काम होता है। बैंक तो डायरेक्ट इन चक्रों में रहता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कचरे को जमा करता है मनी चेंजर। ये मनी चेंजर लेके दुबई जाता है, वहां से डॉलर में कन्वर्ट करता है और ये आधा पैसा स्टेट बैंक को देता है, आधा वो खुद रखता है। और आजकल जाहिर बात है कि हवाले में कोई चाम नहीं और उसके रेट गिर गए हैं, तो उसकी वजह से वो पूरे पैसे इंटर बैंक में फेंक देते हैं मनी चेंजर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये है। मैं जो बता रहा हूँ ना, बिड एंड आस्क, बैंकर आपको कहता है 60-63, तो 63 में आप खरीदो और 60 में आप बेचो। नहीं 63 सर, मुझे जो पता चला है वो ये है कि जब मनी चेंजर गुम हो गए, बंद हो गए मनी चेंजर पिछले 11 दिन में, तो बैंक्स ने बेतहाशा पैसा कमाया डॉलर के ऊपर। आपकी बात ठीक है, मैंने कहा ना बिड एंड आस्क में उनका पैसा बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसको स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए। तो क्यों नहीं करता स्टेट बैंक इंटरवीन? वजह क्या है? देखें, स्टेट बैंक का न करने की वजूहत तो स्टेट बैंक ज्यादा बेहतर देगा ना। हो सकता है स्टेट बैंक तो बताता नहीं ना कुछ अपने।
देखें वो ये नहीं चाहते होंगे कि हम अपने रिजर्व को लूज करें, क्योंकि पहले जब इसहाक डार के ऊपर लोगों ने यही एलिगेशन लगाया था ना, इसहाक डार ने मार्केट में डॉलर फेंके, तो इसहाक डार को कोई शौक नहीं था कि डॉलर मार्केट में फेंकने का। लेकिन कभी कभी जब सिचुएशन बुरी होती है तो आपको उस रुपये को वीक होने से बचाना पड़ता है, और इसमें सिर्फ रेगुलेटर स्टेट बैंक है तो उसको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो बात है उसको बताना जरूर चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक अगर 20-25 बिलियन डॉलर या 40 बिलियन डॉलर अगर दिन में दे दे, क्योंकि 8 या 10 दिन है जो आपके मुश्किल होंगे, इसके बाद मनी चेंजर खुल जाएगा, फ्लाइटें ओपन हो जाएगी, आपके मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें वरी होने की जरूरत है। डॉक्टर जुबैर, ठीक, डॉक्टर जुबैर खान साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो डॉलर ऊपर चला गया, क्या ये वापस आ सकेगा 155-56 के करीब, वरना अब हमें ये भी पड़ गई चीज साथ ही? देखिए मुईद, मेरी पोजीशन इस पर पिछले साल जनवरी से वो एक ही है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो थी ये पाकिस्तान के मुफाद में उस वक्त भी नहीं थी, और आज उसके असरात सामने हैं। हॉट मनी आई, और मैंने कहा था ये हॉट मनी ने 1999 में भी ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बनाया था। ये अभी भी यहाँ पर इस वक्त जो पैसा अंदर पड़ा हुआ है ये बेतहाशा सूद कमा रहे हैं। हमारे बजट में, हमारे पाकिस्तान की फेडरल बजट में इस साल 1000 अरब रुपया फालतू इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से सूदखोरों को, बैंकों को, बाहर के डिपॉजिटर्स को जा रहा है। ये देखिए, आप एक तरफ ये चीज देखें, दूसरी तरफ ये देखें, कुछ हमें अंदाजा है कि ये बाहर के डिपॉजिटर्स जिन्होंने ये 3 बिलियन डॉलर रखा हुआ था पाकिस्तान में हॉट मनी का, ट्रेजरी बिल में और PIB में, ये कौन थे? इनकी शनाख्त, इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये देखें डॉक्टर मरीद, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन है जो इस वक्त पड़ी हुई है, वहां पर अभी तक टेकअप नहीं हुई है, ना ही रिजेक्ट हुई है। इंशाल्लाह जब होगी उसमें हमने कहा हुआ है कि हमें बताएं। ट्रांसपेरेंसी जो है इसके अंदर बहुत ही लाजमी है, हमने वो देखना है। लेकिन देखिए, एक तो ये पता लगाना है कि किसने किया, लेकिन हमें पता है कोई तो कमा रहा है। ये हमारी जमहूरी हुकूमत, ये रियासत मदीना को कॉपी करने वाली हुकूमत सूदखोरों को इतना पैसा दे रही है और दूसरी तरफ मईशत को तबाह कर रही है। इस इंटरेस्ट रेट से सिर्फ बजट पे पैसा नहीं जाया हो रहा 1 अरब, देखिए इंटरेस्ट पर तो 3000 अरब लग रहे हैं, लेकिन इस बढ़ाने से 1000 अरब फालतू लग रहा है। और उससे सिर्फ वो नहीं हो रहा, तमाम बिजनेसेस बंद हो रही हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कोरोना के क्राइसिस की इब्तिदा पर ही पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर कर दिया गया है जैसे कि एक टीबी का मरीज कोरोना की बीमारी लगने से पहले हो, कि अगर उसको अब कोरोना हो गया वो तो बचेगा नहीं। हमारी मईशत के ऊपर देखिए, बात सुने, मैं एक छोटी सी बात डॉक्टर सलमान, हेलो जी, मैं कह रहा जी, बात मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आज फौरन इंटरेस्ट रेट को 6-7% पर लाए ताकि कम से कम हम सांस लेने लगे। और मैं अपना पहला वाला पॉइंट दोबारा दोहराता हूँ कि इस वक्त लॉकडाउन लोकल कम्युनिटीज का होना चाहिए, जहां पर या छोटे छोटे कस्बों का होना चाहिए जहां पर ये वायरस नमूदार होती है। पूरे मईशत को आज लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। ये आप सारी दुनिया की एक्सपीरियंस से सीखिए कि अभी पाकिस्तान। रुकिए मेरे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये क्या वजह है, डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये क्या वजह है कि 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस या शख्सियात जो हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, गालिबन ज़्यादा बरतानिया में हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी पाकिस्तान में किसी को मालूम नहीं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आई थिंक ये तो सैकड़ा अकाउंट्स में पैसे जब आते हैं तो उससे पता लग जाना चाहिए कि किन के हैं, बट ये सेंट्रल बैंक जो है हो सकता है इनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन आई थिंक द इशू जो है ना इस वक्त वो इससे अब बहुत आगे निकल गया। इशू इस वक्त है कि आपका लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा इनकम लॉस हो रहा है, और इनकम लॉस की वजह से देयर इज अ डिमांड लॉस। तो सप्लाई और डिमांड बिल्कुल आउट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, नॉर्मल से बिल्कुल हट गई है। अब आपको बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच आपने ये सारी चीजों को बहाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कहते हैं कि जान है तो जहान है, पहले आपने ये वायरस को कंट्रोल करना है। उसका मतलब ये है कि आपको बहुत स्मार्टली
टेस्टिंग करनी पड़ेगी और जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आपको बिल्कुल लॉकडाउन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप जो रूरल सप्लाई चेन है, फॉर्चुनेटली वहां पे अभी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको हम डिसरप्ट कर दें। रूरल सप्लाई चेन में व्हीट हार्वेस्ट है, उसके बाद नई क्रॉप्स लगनी है, उन्होंने मंडियों में आना है, मंडियों से आपकी टेबल तक पहुंचना है। तो ये सारी डेयरी हो, मीट हो, व्हीट है, आटा है, सब्जियां हैं, ये बिल्कुल हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 90% डोमेस्टिक डिमांड पे चलती है, और डोमेस्टिक डिमांड की को जो क्लैप्स है वो अब सेंट्रल बैंक ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 6 से 7% जीडीपी का इस अमल पे लगाना पड़ेगा, तकरीबन $20 अरब के करीब। बट ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज आपको करनी पड़ेंगी, जो आई थिंक सेंट्रल बैंक को क्रिएट करना पड़ेगा इतना क्वेश्चन फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ड्राफ्ट्स की जो ओवरड्राफ्ट्स की लिमिट्स हैं वो कई गुना ज्यादा करनी पड़ेंगी ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये काम कर सकें कि लोगों को रोजगार भी पहुंचा सकें, उनकी इनकम लॉस को भी कॉम्पनसेट कर सकें, और पर्टिकुलरली एसएमईज जिनके इस वक्त बंद हो गई हैं सारी चीजें, उनके ऑर्डर्स भी चले गए हैं, उनको दोबारा रिवाइव करना, क्योंकि वो तो बैंकों से ऑलरेडी उनको कुछ नहीं मिलता। सो उनको आपको स्पेशल फंड्स उनके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो अपने जो 100, 200, 500 मियां अंजुम निसार साहब क्या करना होगा? जरा रुके मेरे साथ। मियां अंजुम निसार साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं, क्या करना होगा? देखिए जी, इस वक्त जो लिक्विडिटी क्रंच मौजूद है और हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो ताजर हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने जो यूटिलिटी बिल्स और ये सारी चीज़ें इस वक्त मौजूदा वो पे करने से कासर हैं, क्योंकि हर चीज़ स्टैंड स्टिल पे आ गई है। और एक तो गवर्नमेंट देखिए, जो सारी दुनिया ने अपने इकॉनमी को स्टिमुलेट करने के लिए उसमें पैसा इंडक्ट किया है, और गो कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री को और ट्रेड को हम इस लेवल पर ज़रूर रखें ताकि जैसे हम कोरोना पीरियड से बाहर आएँ हम कोलैप्स ना कर जाएं, हमारा सिस्टम इंटैक्ट हो ताकि हम उससे आगे बढ़ें। इस वक्त हम यही गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो भी हैं इनको डेफर करें आप, और कोरोना पीरियड से रिलेटेड जितना पीरियड भी है इसका जो मार्कअप है आप उसको ख़त्म करें। बाकी स्टेट बैंक की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक्सपर्ट ही बिठाए जाते हैं और इसलिए बिठाए जाते हैं कि वक्त पड़े तो वो इंटरवीन करें, उनको पता होना चाहिए कि किस वक्त इंटरवीन करना है। सिर्फ खामोश तमाशाई बन के सिर्फ लहरें गिरने से गुजारा नहीं होगा। दे हैव टू इंटरवीन, दे हैव टू जंप इनटू द मार्केट, और जहाँ स्पेकुलेशन या जहाँ गड़बड़ हो रही है उस पीरियड को ये कंट्रोल करें ताकि फर्दर हम किसी पैनिक में ना आए और फर्दर किसी अपना नॉर्मल सिचुएशन में एंटर ना हो। अकील करीम दैदी भाई, आप चूंकि इसको सपोर्ट करते रहे, ये तो समझा दें हमें कि इसका नेट इफेक्ट क्या निकला इस सारे पैसे का? ये तो चला गया। पहले हेलो जी 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 प्लीज हेलो, क्विक कमेंट सर, क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। डॉक्टर जुबैर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा 6.25% पॉलिसी रेट था, जब 13.25% हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी बोरोवर है, और ये जो 1000 अरब कह रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है 1000 नहीं 1500 अरब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टीका लगता है जो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। लेकिन शायद मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं उसकी वजूहत भी थी। वजूहत ये थी कि हमारे इन्फ्लेशन का फिगर बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर आ रहे थे, तो उनका ये ख्याल था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो वो ज्यादा डैमेज कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब टाइम अच्छा मिला हुआ है, इन्फ्लेशन अब आपका नीचे आना शुरू हो गया, और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा स्पेस मिलेगा इंटरेस्ट रेट कम करने का। सबसे बड़ी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और इस वक्त भी हमारा पॉलिसी रेट 11% है। मैं ये समझता हूँ कि आज इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं जो 10% आए, और आने वाले दिनों में अभी इसमें रेंटल इंक्रीज दिखाया, उसको भी अगर सही कर लेते तो ये 9% पे इन्फ्लेशन के नंबर आज भी आ जाते। तो आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन के नंबर और नीचे आएंगे। तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि फिलहाल अपने इंटरेस्ट रेट को जरूर नीचे लाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को कम्पीट भी करना है दुनिया की इंडस्ट्री से। आप ये देखें कि इंडिया में 4.25% इंटरेस्ट रेट है, बांग्लादेश को कंपेयर करें तो हमें भी अपने
बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट अगर हम इंटरेस्ट रेट की तरफ से करेंगे ना तो उससे ग्रोथ आएगी तो उससे बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे इस पे लिए बहुत मुझे ब्रेक लेने दें। और इस पे दूसरी अकील जो आप करीम बात कह रहे हैं, साहब, इस पे फिर बात करते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद जंग होती तो हमारी मईशत को इतना खतरा ना होता, लेकिन एक वायरस ऐसा चिमटा पूरी दुनिया को, और हमें कि उसने बिल्कुल हमारी मईशत के लिए बहुत बड़े खतरात पैदा कर दिए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि अब करना क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं चलता हूँ मीर मोहम्मद अली खान साहब की तरफ। खान साहब, वक्फे से पहले जब आपसे बात हुई तो आपका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हॉट मनी एक फिक्शन है बहुत हद तक, जिसको पाकिस्तान में लोगों ने ओवर सेल कर दिया है, बिजनेस ने या मीडिया ने कर दिया है। ये बताइए कि जहाँ भी इस तरह से पैसा आता है, क्या उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होती दुनिया में कहीं पर भी? कभी ये $3 बिलियन पाकिस्तान में सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट की किसने थी? एब्सोल्युटली पता होती है, और पता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए तो मैं 100% कहूंगा, बिल्कुल पता होती है। ये कोई कैश कोई बैग में लाके थोड़ी देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। देयर इज KYC रूल, देयर इज KYI रूल, फिर ड्यू डिलिजेंस होती है, क्योंकि ये लार्ज सम्स होते हैं और ये फॉरेन एक्सचेंज में आता है, और अगर ये डॉलर में आता है तो ये बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से होता हुआ आ रहा है, तो वहां से फिर इसका रिकॉर्ड होता है। ये ट्रांसपेरेंसी तो हमारे पास हमेशा से होनी चाहिए। हमने कितने जब बॉन्ड बेचे, बिल्कुल सही, फ्लोट किए हमने बॉन्ड, तब भी हमने नहीं पता था कि किसने खरीदा। अभी हॉट मनी आई है तो हमें ये भी नहीं पता कि किसने खरीदा। ये तो मेरी डिमांड होगी हुकूमत से कि इसको, और इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेशंस होती हैं, उमूमन इंडिविजुअल्स कम होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, दूसरी कंपनीज होती हैं जिन ममालिक से वो पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड खरीद रही है या ट्रेजरी बिल खरीद रही है, उनको अपने मुल्क में तो उसको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी की इन्वेस्टमेंट फील्ड में ऐसी नहीं है कि आप एक बिल्कुल सही है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस के जो हलके हैं वो ये कहते हैं कि अब ये मालूम तो होना चाहिए कि ये कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की थी और अब ये पैसा निकाल रहे हैं। जाहिर है स्टेट बैंक को पता होगा, फेडरल अमेरिकन जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी पता होगा, लेकिन यहाँ किसी को 100% पता होना बिल्कुल, चाहिए। लेकिन यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता यहाँ भी सबको आप समझते हैं पता है। अकील करीम दीदी साहब, आपको पता है? पता है जी। एक मेरी बात सुन ले मोहित भाई, खुदा के लिए ये सवाल, एक मेरी बात सुन ले, ये इम्पॉसिबल चीज है किसी को ना पता हो, और ये बात करनी भी नहीं चाहिए। स्टेट बैंक किसी किस्म के डेटे को नहीं छुपाता, और ये स्टेट बैंक से पहले ये आपका साकरा अकाउंट खुला होता है, उसके अंदर वो बैंक में पैसे आते हैं, बैंक से फिर वो रुपये में कन्वर्ट होते हैं, रुपये में कन्वर्ट होने के बाद वो इन्वेस्ट होते हैं। मेरा ख्याल है ये फेस नहीं करनी ये भी एक मफरूजा है मीडिया में कि इसकी आइडेंटिटी क्या आप समझते हैं कि ये स्टेट बैंक की वेबसाइट से पता चल सकता है? पता होगा मेरे भाई, उसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये टीवी पे आके कोई थोड़ी आपको बताएगा कि किसने क्या इन्वेस्ट किया। मेरा ख्याल है ये हमारा रोल नहीं बनता ये बात हम करें। ये तो सिक्रेसी बिजनेस की होती है, बैंकर और क्लाइंट के दरमियान हो, और कोई ऐसा हल्का क्लाइंट पाकिस्तान में डॉलर आजकल नहीं ला सकता। आज के दौर में इतनी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और ये इम्पॉसिबल काम है। पाकिस्तान में हवाले नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी खत्म हो गई, ओवर इन्वेस्टिंग खत्म हो गई, स्मगलिंग खत्म हो गई। ये डॉक्टर जुबैर साहब, डॉक्टर जुबैर, ये आसान है मालूम करना, लेकिन मीडिया मेहनत नहीं करता तो वो देखते नहीं है, वरना स्टेट बैंक की साइट से ही पता चल जाए शायद। जनाब देखिए, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज आप एक अहम पिलर हो स्टेट का, लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो हमारी गवर्नमेंट का भी काम है। यहाँ पर मसला ये है कि एक ऐसी पॉलिसी जो मेरे ख्याल में, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, वो परसू किया गया, जिसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े फायदे हुए। बैंकों को, पाकिस्तान के अपने बैंकों को बहुत बड़े फायदे हुए, अरबों रुपए वो कमा रहे हैं, और वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, और उस बावजूद इसके कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला उठता है। हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, ये दोनों फॉरेन बेस्ड है, इनके फाइनेंशियल मार्केट में बड़े डीप हाथ हैं, और वो हैं, ये वहां पर वो लीड करते हैं। तो यहाँ पर ये शक व शकूक भी उठ सकता है कि भाई क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं हमारी हर हुकूमत ने, और इसलिए भी तो मैं तो एज अ सिविल
सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो मैं कहता हूँ कि हमें बताओ क्या ये, और मेरी ये सुप्रीम कोर्ट पिटिशन में ये ही मौकफ है, हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई। हम कहते हैं हमें बताओ क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपने गलत इकदाम उठाए या कि IMF के कहने पर उठाए। बहरहाल इसने मुल्क को डबोया है हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ने, और उसका एक जरा क्विकली मीर मोहम्मद अली खान साहब, मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए खुद से ही। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जब पता चलेगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी। मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हूँ, 1 बिलियन% ट्रांसपेरेंसी के साथ हूँ। हम देखिए ना, हमारे पास सरफेस को स्क्रैच किया जाता है, हम डीप इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स नहीं करते। ये आप एक पिटीशन डाल दें, अगर आप स्टेट बैंक को खत लिखें, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जिस मुल्क से आ रहा है उसका तो पता होता है ना, वहाँ की फाइनेंशियल अथॉरिटीज को आप लिख सकते हैं कि आपके फंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है या आपके शहर से आया है। इस आपको उनकी डायरेक्टर्स का भी नाम मालूम कर सकते हैं। देखिए ना, कंपनी या ट्रस्ट जो इन्वेस्ट करती है वो तो एक फ्रंट भी हो सकती है, वो एक इजराइल की 4 इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है पूरी दुनिया में, खुसूसन फाइनेंशियल वर्ल्ड में, उसके तहत आपका ये राइट बनता है। अगर मेरा नहीं बनता पाकिस्तान से, तो जो इंग्लैंड में है वहां से कुछ पैसा आया तो एक पाकिस्तानी सिटीजन इंग्लैंड का जो है वो एक पिटीशन फाइल कर सकता है, सिंपल से, कि उसका राइट है, मुझे कंपनी भी चाहिए और उसके डायरेक्टर्स का भी नाम चाहिए। अच्छा, उम्मीद है मुझे ब्रेक से पहले बस मुझे इससे पहले कि ख़त्म हो जाए मुझे ज़रा लेने दीजिए मियां अंजुम निसार साहब को। उम्मीद है कि हमारी इस डिस्कशन के नतीजे में कुछ ट्रांसपेरेंसी जो है इस हॉट मनी के हवाले से जो कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में आई और ट्रेजरी बिल में आई, इसमें कुछ कम अज़ कम शफाफियत में इजाफा हो सकेगा, बिकॉज ये पैसा आया और ये चला गया और जाते ही इसके साथ ही हमारा डॉलर भी 11 रुपये ऊपर चला गया। मियां अंजुम निसार साहब, आपको यानी बाकी सब लोगों का ये ख्याल है कि बहुत से बिजनेस लोगों का ख्याल है कि अब आगे घरानी इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनको आगे अभी भी शायद इन्फ्लेशन नज़र आती है। आपका क्या ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स को अब मज़ीद नीचे आना चाहिए, कहाँ जाके ठहरना चाहिए? देखिए जी, पहले भी जो इन्फ्लेशन जितनी नज़र आ रही थी दैट वाज बिकॉज ऑफ आपकी ये जो रुपया 105 से 165 पे या 166 पे गया, उस वजह से है आपका जो है डिवैल्यूएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ अगर उसका इम्पैक्ट देखें तो डेफिनेटली एक गिरानी नज़र आती है, लेकिन वो तो एक डिवैल्यूएशन की वजह से हुई है। लेकिन इस वक्त जो है दुनिया में हर चीज़ की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस जो $71 थी वो WTI जो है वो इस वक्त $20 पे आ गई है। एडिबल ऑयल की प्राइस जो है वो $870-80 थी वो $500 पे आ गई है। इस तरह और कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो अच्छी खासी स्लैश डाउन हो गई हैं, नीचे आ गई हैं। तो नियर फ्यूचर में आपको इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ये लॉकडाउन, ये जो इकॉनमी जो बिल्कुल बैठ गई है और उसकी वजह से जो रोज़गार के मामला क्या होंगे। कुछ लोगों को ये शक है, कुछ जिम्मेदार लोगों को ये शक है, लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स को ये शक है कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि इंटरेस्ट रेट को गिराने का बार बार कहते थे, किसी ने डॉलर को ऊपर चढ़ा के वजीर आजम को वार्न किया है कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे नहीं आ सकते। अब देखें, ये तो ये शकूक व शुबात तो बहरहाल अपनी जगह है। एक्सपर्ट्स का काम होता है कि इंटरवीन करना और चीज़ों को कंट्रोल करना। ये इस वक्त हमारा जो स्टेट बैंक का जो भी कमेटी है, जो भी सारा निज़ाम है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। चीज़ों की देखें, आपने जिस तरह बात की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दुनिया में जो इस कोरोना वायरस के बाद जो है इकॉनमी स्लैश डाउन होगी, नज़र आ रहा है हर चीज़ जो है वो बहुत नीचे आएगी, डिमांड भी नीचे होगी और उस हवाले से डेफिनेटली आपकी जो इंटरेस्ट रेट फर्दर कम होना चाहिए। डिस्कशन है, बहुत ही भरपूर डिस्कशन है। आपने ये सारी डिस्कशन देखी। एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि डॉलर के ऊपर जाने से, रुपए के गिरने से इस आर्गुमेंट को दोबारा स्ट्रेंथ मिलती है कि पाकिस्तान में घरानी का, इन्फ्लेशन का, महंगाई का खतरा है। और यूं वजीर आजम का जो विजन था कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाए, जिसे अक्सर कारोबारी तबके सपोर्ट करते हैं, उसको फिर एक बार धचका यहां पे लगता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।